उत्तराखंड में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले 1061 संक्रमित मरीजों की संख्या 27,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बद्रीनाथ मास्टर प्लान के प्रस्तुतिकरण और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व अन्य अधिकारी जुड़े, जबकि दिल्ली पीएमओ में मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने प्रस्तुतिकरण दिया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। क्या कुछ मास्टर प्लान में बताया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों पर खास नजर। बद्री धाम के मास्टर प्लान की समीक्षा। पीएम मोदी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा। बद्रीनाथ धाम 85 हेक्टेयर में होगा विकसित। मास्टर प्लान को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को मिल रहा सहयोग। वीराजयते ब्रह्मा वीराजयते विष्णु वेद ऋचाम पठते इति मत चरण सर्वजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर प्रस्तुतिकरण कर दिया गया है। साथ ही श्री केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी गई। मास्टर प्लान के हिसाब से बद्रीनाथ धाम का विकास 85 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा। पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व का रखा जाएगा ध्यान। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि श्री बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि वहां पर पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व बना रहे। स्मार्ट स्पिरिचुअल सिटी के रूप में विकसित किया जाए। होम स्टे भी विकसित जा सकते हैं। निकटवर्ती अन्य आध्यात्मिक स्थलों को भी इससे जोड़ा जाए। बद्रीनाथ धाम के प्रवेश स्थल पर विशेष लाइटिंग की व्यवस्था हो जो आध्यात्मिक वातावरण के अनुरूप हो। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बद्रीनाथ धाम व केदारनाथ धाम के विकास कार्यों में स्थानीय लोगों का सहयोग मिल रहा है। निकटवर्ती गांवों में होम स्टे पर काम किया जा रहा है। सरस्वती व अलकनंदा के संगम स्थल केशव प्रयाग को भी विकसित किया जा सकता है। बद्रीनाथ धाम में व्यास व गणेश गुफा का विशेष महत्व है। इनके पौराणिक महत्व की जानकारी भी श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर काम करने में भूमि की समस्या नहीं होगी और केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ में भी 12 महीने में कार्य किए जाएंगे। पर्वतीय परिवेश के अनुकूल बनाए गए इस मास्टर प्लान में बद्रीनाथ में 85 हेक्टेयर क्षेत्र लिया गया है, जिसमें देव दर्शनीय स्थल विकसित किया जाएगा तथा एक संग्रहालय व कला वीथिका भी बनाई जाएगी। इसके अलावा दृश्य एवं श्रव्य माध्यम से दशावतार के बारे में जानकारी दी जाएगी। मास्टर प्लान को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है, उस मास्टर प्लान को माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखा गया है कि बद्रीनाथ जी का कैसे योजित तरीके से उसका विकास किया जाए। बद्रीनाथ जी का जो सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण है वो कैसे सुरक्षित रखते हुए हम उसका विकास करें, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो वहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है वो बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, उसको और ताकत मिले और जो हमारे श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर उनको भी पूरी सुविधा हम वहाँ पर दे सकें। बद्रीनाथ धाम में 3 चरणों में होंगे विकास कार्य। पहले चरण में शेष नेत्र झील तथा बद्री झील का सौंदर्यीकरण। अंतिम चरण में मंदिर से शेष नेत्र झील को जोड़ने वाले पथ का निर्माण कार्य प्रस्तावित। धाम में तालाबों के सौंदर्यीकरण, सड़कों की व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, मंदिरों का सौंदर्यीकरण, बद्रीश्वन, पार्किंग सुविधा, सड़क एवं रिवर फ्रंट विकास मास्टर प्लान के तहत चरणबद्ध ढंग से प्रस्तावित।
इस अवसर पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जी के समाधि स्थल पर काम तेजी से चल रहा है। सरस्वती घाट पर आस्था पथ तक काम पूरा हो गया है। 2 ध्यान गुफाओं का काम इस माह के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। ब्रह्मकमल की नर्सरी के लिए स्थान चिन्हित कर दिया गया है। गरुड़ चट्टी में ब्रिज का पुनर्निर्माण कर लिया गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे, कोरोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बजट। एक ओर तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक का इजाफा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बजट। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद। थाली से दाल के बाद सब्जी भी गायब। सब्जियों के दामों में भारी तेजी। चटनी खाना भी लोगों को नहीं हो रहा नसीब। 1 महीने में हरी सब्जियों के दाम डबल। जी आ रहे हैं। सब्जी महंगी है, पीछे से बहुत कम आ रहा है सब्जी। ये सब्जी कम आने की वजह से ही महंगी हो रही है। हाँ 300 रुपये दड़ी है यहाँ पर। कॉलोनी में 90 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो या 60 रुपये किलो है। पहले के वहाँ पे बहुत रेट बढ़ चुका है और अब लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पहले ज़्यादा माल जाता था, बहुत कम जा रहा है। तो देखा आपने क्या हालत हो गई है इन दिनों। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। यही वजह है कि बाजारों में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने सब्जियों की खरीदारी कम कर दी। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे रसोड़े का बजट बिगड़ गया है। इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, आलू 35 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, कद्दू 30 रुपए किलो, बरबट्टी 80 रुपए किलो, तोरई 80 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो, गाजर 40 रुपए किलो, धनिया हरा 100 रुपए का, करेला 60 रुपए किलो, केला 50 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, भाटा 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, गवार फली 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, खेकसी 80 रुपए किलो, अदरक 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और कोरोना ने आमदनी घटाई तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी कीमत ने परेशान करके रख दिया है। लोगों का कहना है कि अरविंद आलू है बिक रहा है 1150, 1200 यही रेट बिक रहा है। 50 किलो कट्टे बिक रहे हैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। अब जैसे मार्केट में माल आ गया ज़्यादा तो कम होगा, डाउन हो गया, ज़्यादा कम हुआ तो कम होगा।
दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमको यहीं से सब्जी बहुत महंगी मिल रही है, आगे ग्राहक ले नहीं पा रहा, रोज नुकसान हो रहा है। मैंने 8 दिन में 6000 रुपये घटा दिए हैं। रोज सड़ती है मेरी सब्जी डेली। चौंक जाता है आदमी को, ग्राहक को भाव बताओ तो चौंक जाता है, लेता नहीं है। हाँ जी, यहीं से महंगा मिल रहा है, आगे को हम क्या करें बताओ। ग्राहक ले नहीं पा रहा, ग्राहक को खूब बोल रहे हैं हम हैं कि ये महंगा आ रहा है। आलू यहीं से हमें 32 का 30 का पड़ जाता है, किराया भाड़ा लगा के वहाँ कोई 35 का ले नहीं पा रहा, 30 का ही रोज नुकसान होता है हमारा। वहीं सब्जी खरीदने वाले ग्राहक सबसे पहले दाम पूछते हैं और जब उनको सब्जियों के दाम बताए जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कई ग्राहक तो सब्जी खरीदने से गुरेज तक करने लगते हैं, जबकि कुछ ग्राहक पहले की बजाय सब्जी कम मात्रा में खरीदने लगे हैं। ऐसे में सब्जी में मंडियों में व्यापारियों की हालत खराब है तो आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और अब बात करेंगे वन्य जीवों से गुलजार हनुमानगढ़ी। सरोवर नगरी का हनुमानगढ़ी क्षेत्र इन दिनों हिरन प्रजाति के वन्य जीवों से गुलजार है। इस मौसम में यहाँ हिरन प्रजाति के घुरलों के कई सारे झुंड कई बार नैनीताल, हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आसानी से नजर आ जा रहे हैं। जंगलों में बमुश्किल दिखाई देने वाले इन वन्य जीवों को देखने लोग पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिरन प्रजातियों से गुलजार सरोवर नगरी, वन्य जीवों से गुलजार हनुमानगढ़ी क्षेत्र। गुर्रों के कई सारे झुंड आ रहे हाईवे पर नजर। पर्यटकों को भा रहा रोमांचक अनुभव। सरोवर नगरी का हनुमानगढ़ी क्षेत्र इन दिनों हिरन प्रजातियों के वन्य जीवों से गुलजार है। इस मौसम में यहाँ हिरन प्रजाति के गुर्रों के कई सारे झुंड कई बार नैनीताल, हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जंगलों में बमुश्किल दिखाई देने वाले इन वन्य जीवों को देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं, क्योंकि खुले में वन्य जीवों को इस तरह सड़क के पास घूमते देखना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है। हनुमानगढ़ी क्षेत्र सूर्यास्त और सर्दियों में खूबसूरत विंटर लाइन के प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। वन विभाग ने इस क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहाड़ी घर व छतरियों युक्त पार्क बनाए हैं। ऐसे में यहाँ गुर्रों की मौजूदगी इस क्षेत्र के पर्यटन महत्व को एक नया आयाम दे सकती है। ये हनुमानगढ़ी की एरिया है, हम अक्सर आते हैं तो हमें पूजा करने के आते हैं, इसलिए हमें दिख जाते हैं। हम अक्सर आते रहते हैं, यहाँ झुंड आते रहते हैं पहाड़ियों में चढ़ते हुए, हमें दिख जाते हैं। बढ़िया सर, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बढ़िया है और काकड़ और घुरुड़ यहाँ दिखते हैं हनुमानगढ़ी के आसपास ही। और हनुमानगढ़ी की जो इलाका है वो भी बहुत सुंदर है और यहाँ के टूरिस्ट अगर शांति पीरियड कोई टूरिस्ट हैं तो यहाँ आ सकते हैं। और एटमॉस्फेयर भी बहुत बढ़िया है यहाँ का। घुरड़ काकड़ वैसे तो कभी भी देखे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जब धूप का टाइम होता है, जब मतलब सन ठीक रहता है तो उस टाइम पे ज़्यादा देखे जाते हैं। बारिश के बाद तो मोस्टली आप ये सामने वाले उसमें देख सकते हैं घुरड़ और काकड़ आसानी से। कहने को तो नैनीताल में कई दिलकश पर्यटक स्थल हैं, लेकिन पर्यटकों को सबसे अधिक पसंदीदा पर्यटक स्थल बनी हुई है नैनी झील, जहां पहुंचकर कई पर्यटक प्रकृति के ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं अब पर्यटकों की खुशी दोगुनी हो गई है। नैनीताल से के न्यूज़ के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे, नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। बुधवार को प्रदेश में संक्रमण के रिकॉर्ड 1061 मामले सामने आए। इसके साथ ही अब मरीजों की संख्या 27,000 के पार पहुंच गई है। देखिए, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का कहर जारी। प्रदेश में संक्रमण के रिकॉर्ड 1061 मामले सामने आए। अब मरीजों की संख्या 27,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे ज्यादा 265 मामले उधम सिंह नगर से, 251 मामले
142 मामले हरिद्वार, अल्मोड़ा में 35, चमोली में 32, चंपावत में 51, नैनीताल में 36, पौड़ी में 68, पिथौरागढ़ में 27, रुद्रप्रयाग में 49, टेहरी में 82 और उत्तरकाशी में 23। अब तक 18,262 मरीज ठीक होकर लौट चुके हैं घर। अभी भी उत्तराखंड में 8500 एक्टिव केस। प्रदेश में 24 घंटे के भीतर 12 कोरोना मरीजों की मौत। एक ऋषिकेश में 6 और दून मेडिकल कॉलेज में 2। मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 4 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। प्रदेश में मरने वालों की संख्या 372। संक्रमित सक्रिय और मृत्यु दर से देहरादून जिला सबसे आगे। सैंपल जांच के साथ लगातार बढ़ रही संक्रमण की दर। एक सप्ताह में बढ़े 2000 सक्रिय मरीज, 8500 पहुंच चुकी है संख्या। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय राजनीति में गोविंद बल्लभ पंत जी का अहम योगदान रहा। भारत के गृह मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे पंत जी सरल व्यक्तित्व के धनी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इसी बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर बता दें, जहां पर नगर निगम देहरादून फिर से बंद हो गया है। बता दें कि एक और कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। गुरुवार और शुक्रवार को नगर निगम में प्रवेश प्रतिबंधित है। आम जनता के लिए सोमवार को खुलेगा नगर निगम। देहरादून से एक और बड़ी खबर, शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम कोरोना पॉजिटिव पाई गई। सचिवालय में तैनात अधिकारियों में हो रही है कोरोना की पुष्टि। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शिक्षा सचिव के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। पहले कृषि सचिव हरवंश सिंह भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और अब बड़ी खबरों में, दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सरोवर नगरी नैनीताल आकर्षण का केंद्र रही। पर्यटक सीजन के अलावा वर्ष भर देश दुनिया के सैलानियों की आमद बड़ी को देखते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शहर में स्थित मेट्रोपोल परिसर में व्यवस्थित पार्किंग निर्माण हेतु मौका मुआयना कर संबंधित विभागीय अधिकारियों से पार्किंग निर्माण हेतु प्रस्तावित भावी कार्य योजना कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को निर्देश दिए कि भावी कार्य योजना में परिसर को स्थिर व व्यवस्थित पार्किंग स्थल के रूप में विकसित किया जाए तथा पार्किंग स्थल की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने मेट्रोपोल पार्किंग को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग, ऑटोमेटिक बैरियर सहित आधुनिकतम तकनीकी से युक्त पार्किंग स्थल के रूप में विकसित करने, पार्किंग स्थल पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, मैदान में पड़े अनावश्यक एवं बेकार सामान सहित मेट्रोपोल में खड़ी अनाधिकृत गाड़ियों को तत्काल हटवाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि पार्किंग स्थल की भूमि का अधिक से अधिक उपयोग पार्किंग के रूप में किया जाए। पार्किंग बनने से शहर में ही पर्यटकों को पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी। हमारा मेट्रोपोल पार्किंग नैनीताल टाउन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उसमें शत्रु संपत्ति होने के नाते हमारे कस्टोडियन से अनुमति मिल गई थी उसके प्रयोजन के लिए। तो इसी तहत जिला योजना से हमने कार्यदायी संस्था को धनराशि मुक्त की थी कि ये हमारा एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट पार्किंग प्लेस के रूप में उभर सके। यहाँ पे टूरिज्म बोर्ड से एक हाईटेक टॉयलेट भी, जिसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी उसमें सम्मिलित है, वो भी स्वीकृत हो गया। उसका काम भी यहाँ पे जल्द शुरू हो जाएगा और जो एजेंसी उसका निर्माण कर रही है वही उसका रखरखाव और संचालन परमानेंटली करेगी। डोईवाला कोतवाली के विस्थापित क्षेत्र ठूरवाला में 70 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आने से क्षेत्र में
डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि सिनार गांव में पिछले 5 साल से 70 साल की महिला मकान बनाकर अकेले ही रह रही थी। वहीं पड़ोस के लोगों ने जब महिला को आवाज लगाई तो घर के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। किसी अनहोनी की आशंका से लोगों ने तत्काल जॉलीग्रांट पुलिस चौकी को जानकारी दी। घटना की जानकारी लेते ही कोतवाल सूर्यभूषण नेगी के साथ सभी पुलिस चौकी के अधिकारी और पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घर के अंदर जाकर देखा तो महिला मृत अवस्था में थी और हाथ बांधे हुए थी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। सारे एस्पेक्ट्स की एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या मोटिव हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। बेसिक डिटेल्स जो है अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है इसके बारे में और मुझे उम्मीद है बहुत ही जल्दी घटना जो है वर्कआउट हो जाएगी। कार्रवाई है वो बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। नानाकमत्ता विधानसभा के भूड़ बहोलिया क्षेत्र में पूर्व सैनिक श्री चंद सिंह बिष्ट के आवास पर आम आदमी पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई पूर्व सैनिकों ने भाग लिया व आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली। बैठक में उपस्थित आम आदमी पार्टी के दिल्ली टीम के जोनल प्रभारी सुनील लोहिया व सेक्टर इंचार्ज धर्मवीर वाला भी सभी पूर्व सैनिकों का हार माला पहनाकर सम्मानित किया। लोहिया जी ने पूर्व सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि पूरे उत्तराखंड में पूर्व सैनिक आम आदमी पार्टी से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सैनिकों के हितों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड बदलेंगे। दिल्ली बदली है, दिल्ली सवारी है, दिल्ली बदली है, आम आदमी जिंदाबाद। नानकमत्ता विधानसभा के भूड़ मोहल्लिया क्षेत्र में आज पूर्व सैनिक श्री चंद सिंह बिष्ट जी के निवास पर कई पूर्व सैनिकों ने व उनके परिवारों ने जो है आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं इन सैनिकों को व इनके परिवारों को हृदय से नमन करता हूँ, इनका धन्यवाद अदा करता हूँ और इन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ ये आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं, इनके विश्वास को हम ठेस नहीं पहुँचने देंगे। और जिस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली सरकार ने सैनिकों के हितों के लिए चलाई है, उसी तरीके की योजनाएं हम लोग जब आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आएगी हम चलाएंगे। नैनीताल में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 133वीं जयंती कोविड-19 संक्रमण के चलते सरोवर नगरी की पंत पार्क में सादगी से मनाई गई। पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी अजय रौतेला सहित अपर आयुक्त संजय खेतवाल, एएसपी राजीव मोहन, एसडीएम विनोद कुमार, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जन्म दिवस समारोह समिति के मुख्य संयोजक पूरन मेहरा, संयोजक गोपाल रावत, कोऑर्डिनेटर ललित भट्ट, राजेश कुमार खिलावा, चंद्रिक बिष्ट, राजीव लोचन शाह, मनोज जोशी, केएस रौतेला, दया किशन पोखरिया आदि ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम गीत से किया गया। कार्यक्रम में ईश्वर बहुगुणा को सम्मानित किया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर के रामनगर काशीपुर गांव में सरकारी भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा कर बेचियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कब्जाधारियों को पक्षकार बनाने से इंकार कर दिया और राज्य सरकार से 2 सप्ताह में जांच कर जवाब दाखिल करने को कहा है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।